गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि सीमेंट है और सीमेंटिंग क्यों करते हैं, उसके फंक्शंस क्या थे। देन उसके बाद अपन ने देखा था कि उसकी कौन कौन सी क्लासेस होती है सीमेंट की। देन उसके बाद अपन ने देखा था कि सीमेंट का कंपोजिशन क्या होता है ऑयल मेल्ट सीमेंट का, एंड उसके क्लासेस क्या होती है अकॉर्डिंग टू एपीआई। उसके अलावा अपन ने देखा था कि सीमेंटिंग एडिटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि जो सीमेंट स्लरी होता है उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। अपन किसी भी सीमेंट स्लरी को डिजाइन करते हैं, देन उसका क्या करते हैं कि पहले लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। ठीक है, अपन उसकी सीमेंट जो भी है उसका प्रॉपर्टी चेक करते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनको चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन चेक करते हैं वो है थिकनिंग टाइम या फिर पंपेबिलिटी। ठीक है, थिकनिंग टाइम या पंपेबिलिटी क्या होती है जनरली। थिकनिंग टाइम टेस्ट आर डिजाइन टू determine the length of time which a cement slurry remains in a pumpable state under simulated Valbor conditions of temperature and pressure. It means क्या हुआ कि वो टाइम ड्यूरेशन जिसके जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपका जो सीमेंट है वो पंपेबल स्टेट में रहेगा कि उसको आप पंप कर सकते हैं। ठीक है, तो उन टेस्ट को करने के लिए थिकनिंग टाइम को टेस्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो भी सीमेंट स्लरी अपन ने डिजाइन किया है उसको आप जो भी वेलबोर की सिमुलेटेड कंडीशन है, मतलब कि वेलबोर के अंदर वेल्व के अंदर उसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, उस प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन पे उसकी टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, then the pumpability or consistency is measured in Bearden consistency units. ठीक है, ये मेजरमेंट की यूनिट है। each unit being equivalent to the spring deflection observed with 2080 gram centimeter of torque when using the weight loaded type calibration device. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कंसिस्टोमीटर है उसके अंदर जो भी आपका सीमेंट सैंपल है उसमें क्या करते हैं कि जो भी स्प्रिंग है उसके डिफ्लेक्शन को अपन तब नोट करेंगे जब उसके ऊपर 2080 ग्राम सेंटीमीटर का टॉर्क उस पे आप अप्लाई करोगे। ठीक है, और उसका जो स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन आएगा उस यूनिट पे या उस पे जो कंसिस्टेंसी की यूनिट है, ठीक है, वो यूनिट आप मेजर करेंगे। जब अपना कैलिब्रेशन डिवाइस है अपन उस इक्विपमेंट के लिए जो कैलिब्रेट कर रहे हैं, जो उसको कंपेयर कर रहे हैं कि उसकी एक्यूरेसी सही है या नहीं है, उस टाइम कौन सी है, वेट लोडेड कैलिब्रेशन डिवाइस है। ठीक है, देन क्या है कि जो भी मेजरमेंट्स है, मेजरमेंट्स टेक्स नो अकाउंट ऑफ इफेक्ट ऑफ फ्लूइड लॉस। अब जो मेजरमेंट्स है उनमें अपन जो फ्लूइड लॉस होगा अपना जो सीमेंट स्लरी है जिसके अंदर अपन ने सीमेंट का जो ड्राई पाउडर है प्लस वाटर दोनों को मिक्स करके जो मिक्सचर बनाया, ठीक है, उसके अंदर जो फ्लूइड है, फ्लूइड क्या है, वाटर है आपका, वो थोड़ा बहुत क्या होता है, लॉस्ट होता है जब आप उसको प्लेस करते हैं। ठीक है, तो उसको कंसीडर नहीं किया गया है इन मेजरमेंट्स में। ठीक है, 10 जो थिकनिंग टाइम है आपका वेलबोर में वो रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, अगर फ्लूइड लॉस को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए जो फ्लूइड लॉस है उसको आपको कंसीडर करना होगा इस टाइप के जो भी आप टेस्टिंग करेंगे उनके लिए। ठीक है, अब जो रिजल्ट्स है उनको अपन कैसे कोड करेंगे या उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो क्या है, द रिजल्ट शुड बी कोड द टाइम टू रीच 70 Bearden consistency units generally considered to be the maximum pumpable consistency। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसका यूनिट 70 Bearden consistency यूनिट आ रहा है, वो मैक्सिमम सीमेंट कोई भी सीमेंट सैंपल है उसके लिए मैक्सिमम कंसिस्टेंसी होगी, इससे ज्यादा उसका कंसिस्टेंसी नहीं होगा। ठीक है, तो इससे इतना वो स्टैंडर्ड कंडीशन है उससे आप कम रख सकते हैं बट मैक्सिमम उतना ही रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि थिकनिंग टाइम या पंपेबिलिटी अपन को क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि अपन को पता होना चाहिए कि कितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए आप उस सीमेंट को इजीली पंप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपन ने सीमेंट जो डिजाइन किया है वो बीच में ही अपन जब उसको मतलब वो इतना टाइम प्रोवाइड करे उसको कि जो अपन उसकी मिक्सिंग कर रहे हैं, जब उसको अपन उसमें डिस्प्लेस कर रहे हैं वेल में। ठीक है, और जब तक कि वो केसिंग के बिहाइंड में डिस्प्लेस नहीं होती है तब तक उसके लिए सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करे कि वो पंप होने की स्टेट में रहे। ठीक है, तो ये होता है आपका थिकनिंग टाइम। नेक्स्ट है आपका फ्री वाटर एंड सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब फ्री वाटर एंड सेडिमेंटेशन क्या है, फ्री वाटर द सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ए स्लरी
once it has been placed can lead to channel formation and gas migration problems, particularly in the repeated well. मतलब जब अपन हॉरिजॉन्टल या कुछ इंक्लाइंड वेल है जो कुछ एंगल पे है, एकदम वर्टिकल नहीं है, उनमें अगर आप ये सीमेंट स्लरी प्लेस करते हैं या सीमेंट प्लेस करते हैं, देन क्या होता है कि जो भी फ्री वाटर है उसके अंदर वो वहां से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और फ्री वाटर सेपरेट होने की वजह से मतलब जो अपन ने मिक्सचर बनाया है सीमेंट स्लरी का, उसके अंदर से अगर फ्री वाटर यानी कि वाटर कंटेंट उसमें से अगर लूज करता है, देन क्या होगा, उसमें से अगर लॉस होगा तो सीमेंट क्या है, बहुत जल्दी से हार्ड हो जाएगी, बहुत जल्दी से सेट हो जाएगी, और उसकी वजह से वो एकदम फास्ट सेट होने की वजह से उसके अंदर छोटे छोटे क्रैक्स रह सकते हैं, जिनको माइक्रो एनुली या फिर माइक्रो चैनल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उस चैनल्स के क्रिएट होने की वजह से उसके अंदर से गैस माइग्रेट हो सकती है, ठीक है। जब अपन प्रोडक्शन लेंगे उससे वेल से तब, और वो सरफेस पे आ सकती है बिहाइंड द केसिंग से, मतलब गैस लीक हो जाएगा तो वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अपन वो प्रॉब्लम गैस माइग्रेशन है उसका प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए अपन को फ्री वाटर जो सीमेंट स्लरी है उसमें से जो फ्री वाटर सेपरेट हो रहा है या वाटर सेपरेट हो रहा है उसको देखना पड़ेगा कि उसमें से कितना वाटर है वो सेपरेट होगा जब अपन सीमेंट को उसके अंदर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो अपन को कितना एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर को ऐड करना है ताकि जो सीमेंट है अपना वो प्रॉपर्ली वहां पे सेट हो, ठीक है। देन ये जो टेस्ट है फ्री वाटर का, इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक 250 ml का सिलेंडर लेंगे जिसके ऊपर मार्किंग्स होगी, ठीक है। अब उस सिलेंडर में क्या करेंगे, जो भी आपका सैंपल है उसको आप उसके अंदर फिल कर देंगे, ठीक है, और उसको 2 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद वो छोड़ेंगे और वो कंडीशंस क्या होगी, जो सिमुलेटेड कंडीशंस है, मतलब जो अपन ने वेल बोर में एक्सपीरियंस की है कि वेल में क्या कंडीशन है टेम्परेचर की एंड प्रेशर की, वही टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन अपन लैब के अंदर जनरेट करेंगे और उसी के अंदर उस सैंपल को उस कंडीशन के अंदर रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन ने कलेक्ट किया है, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे कैसे, परसेंट बाय वॉल्यूम, मतलब इतना परसेंटेज वॉल्यूम है वाटर का जो अपन ने कलेक्ट किया, ठीक है। और डेविडेड वेल के लिए अगर ये वाला टेस्ट करना है अपन को, तो अपन क्या करेंगे कि जो भी अपना सिलेंडर है उसको क्या करेंगे 45 डिग्री के एंगल पे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है कि जब किसी इंक्लिनेशन एंगल पे रहेगा तो उससे फ्री वाटर है, मतलब जो सीमेंट स्लरी है उसके अंदर से जो फ्री वाटर है उसके लूज होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड लॉस। अब फ्लूइड लॉस क्या होता है, फ्लूइड लॉस टेस्ट आर डिजाइन्ड टू मेजर द स्लरी डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द सीमेंट प्लेसमेंट। ये कब करते हैं अपन, जो भी फ्लूइड लॉस टेस्ट है वो क्यों करते हैं कि जो सीमेंट स्लरी है उसका डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन मतलब उसमें से वाटर है वो निकल रहा है, ठीक है। इट मींस कब ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस कब अपन मेजर करेंगे, ड्यूरिंग जब उस सीमेंट को प्लेस कर रहे हैं तब, ठीक है, एंड इमीडिएटली आफ्टर सीमेंट डिस्प्लेसमेंट, जब सीमेंट केसिंग के पीछे डिस्प्लेस हो गई है तब उसके बाद में इमीडिएटली आफ्टर जब उसको प्लेस कर दिया उसके जस्ट बाद देखेंगे कि कितना फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे कि जो भी वेल बोर की सिमुलेटेड कंडीशन है कि वेल बोर का प्रेशर टेम्परेचर क्या है, उनके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर फिल्टर प्रेस यूज करेंगे इसको मेजर करने के लिए फ्लूइड लॉस को, ठीक है। जैसे अपने ड्रिलिंग फ्लूइड में क्या था, ड्रिलिंग फ्लूइड में अपन ने क्या किया था कि फ्लूइड लॉस के लिए फिल्टर प्रेस एक इक्विपमेंट था अपना, उसके अंदर सैंपल को रख रहे थे, वो एक सैंपल कप था, उसके अंदर नीचे अपन ने फिल्टर पेपर रखा था, उसके नीचे अपन एक सिलेंडर लगा दिया था और उसमें अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर से प्रेशर दे रहे थे उस सैंपल पे, तब जितना भी मड था वो आपका क्या था, फिल्टर पेपर के ऊपर एक मड केक बना रहा था, वो उसके ऊपर रह रहा था और जितना भी वाटर कंटेंट था वो आपका एक सिलेंडर के अंदर धीरे धीरे ड्रॉप बाय वहां पे मिल रहा था, ठीक है। तो वो मेजर करता है कि कितने प्रेशर के अंदर अगर ये जो पर्टिकुलर सीमेंट है वो जाएगा, तो उसके अंदर से अगर प्रेशर अपन उसके करेंगे तो स्क्वीज होने की वजह से, ऐसे दबने की वजह से या प्रेशर की वजह से उसके अंदर से कितना वाटर या जो भी लिक्विड है वो उसके अंदर से स्क्वीज आउट होके बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यही टेस्ट है, इसमें अपन क्या करते हैं कि जो भी स्टैंडर्डाइज्ड फिल्टर प्रेस है उसको यूज करेंगे और उसमें प्रेशर कितना रखते हैं 100 psi, ठीक है, जो एपीआई के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर अपन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की बात करेंगे, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेल है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाले,
तब आपका जो प्रेशर डिफरेंशियल होगा वो 1000 psi होगा, ठीक है। ये टेस्ट का जो ड्यूरेशन होगा वो 30 मिनट्स का होगा, ठीक है। और जो टेस्ट के रिजल्ट होंगे उसको अपन देखेंगे ml, मतलब लिखेंगे इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ml पर 30 मिनट, ठीक है। कितना ml पर 30 मिनट में, जो 30 मिनट का ड्यूरेशन है या 30 मिनट का टेस्ट ड्यूरेशन है उसमें कितना ml अपन ने कलेक्ट किया फ्लूइड का, ठीक है। तो फ्लूइड लॉस का भी पता होना जरूरी है क्योंकि वो सीमेंट को डिहाइड्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब जो सीमेंट है वो आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है कि उसके ऊपर अगर इतना प्रेशर टेम्परेचर बहुत लंबे टाइम के लिए अगर रहेगा तब वो वहां पे मतलब रह पाएगा या टिक पाएगा या नहीं रह पाएगा, ठीक है। वो कितनी इंटीग्रिटी है उसका, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए क्या है, इसके लिए यूनिक एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ, इसमें क्या करते हैं कि अपन 2 इंच के क्यूब्स बनाते हैं सीमेंट का, जो सीमेंट स्लरी है उसी को यूज करके जो मिक्सचर अपना उसको 2 इंच के क्यूब्स बनाएंगे, ठीक है। और उन क्यूब्स पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब प्रेशर लगा के अपन टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो क्यूब में क्या करेंगे कि कितना स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा डाउन होल कंडीशन पे, मतलब बेड के अंदर जब सीमेंट को प्लेस करेंगे तो उसकी कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वहां पे उस पर्टिकुलर डाउन होल जो प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन है उसमें डेवलप होगी, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे कि जो भी आपके स्लरी सैंपल्स हैं उनको क्या करेंगे अपन प्योर करेंगे 8 आवर्स के लिए, 12 आवर्स के लिए, 16 या फिर 24 आवर्स के लिए, जो भी आपका बॉटम होल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन है उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको अपन पीएसआई में रिपोर्ट करेंगे कि हाँ इतना पीएसआई प्रेशर को ये बेयर कर पा रहा है या सेंस कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, उसके अलावा एक डायनेमिक मेजरमेंट्स भी होंगे जिनमें अपन अल्ट्रासोनिक मेथड यूज करते हैं, बट अल्ट्रासोनिक वाले क्या करते हैं अपन ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि उसमें क्या होता है स्ट्रेंथ का ओवर एस्टिमेशन होता है, जितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसका ओवर एस्टिमेशन हो जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई अपन उनको यूज कम करते हैं कंपेयर टू नॉर्मल जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के टेस्ट होते हैं उनकी कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रियोलॉजी। रियोलॉजी मींस क्या होता है जनरली, रियोलॉजी मतलब जो भी फ्लूइड है उसके फ्लो होने के लिए, मतलब अगर वो फ्लो हो रहा है उसके ऊपर अगर अपन कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं देन उसकी फोर्स, उस फोर्स की वजह से उस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं या उस फोर्स की वजह से उसमें जो उसका फ्लो है मतलब जैसे कि अगर शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन की बात करते हैं, शियर रेट की बात करते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर उसके ऊपर कितना शियर स्ट्रेस किसी फ्लूइड पे प्रोवाइड करने पे उसकी शियर रेट यानी कि उसका जो फ्लो है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन वो विस्कोसिटी को देखते हैं, ठीक है, कि उस सीमेंट स्लरी का विस्कोसिटी क्या है। अगर बहुत ज्यादा विस्कस हुआ देन वो क्या होगा, पंप नहीं हो पाएगा, ठीक है। और उसको अगर पंप करना भी है तो उसके लिए पंप का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। देन क्या होगा, to ensuring that the rheological behavior of the slurry downhole is similar to that specified in the design, मतलब अपन चाहते हैं कि जो अपन ने डिजाइन में स्पेसिफाइड किए हैं वो एक्चुअली कैसी होनी चाहिए, डाउनहोल में भी वैसी होनी चाहिए, वहां जाके चेंज नहीं हो जानी चाहिए उसके प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन की वजह से, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, उसकी स्लरी विस्कोसिटी इज मेजर यूजिंग ए रोटेशनल विस्कोमीटर, ठीक है। अब जो उसकी विस्कोसिटी है उसको कैसे मेजर करेंगे अपन, एक रोटेशनल विस्कोमीटर होता है जिसके बारे में अपन ने ड्रिलिंग फ्लूइड में पढ़ा था, ठीक है। ड्रिलिंग फ्लूइड में अपन ने रोटेशनल विस्कोमीटर के बारे में पढ़ा था, उसमें अपन ने बोला था कि उसकी अलग-अलग स्पीड होती है उस मोटर की, जिसमें 3 आरपीएम पे, 6 आरपीएम पे, 100 आरपीएम, 200 आरपीएम, तो अलग-अलग आरपीएम पे अपन उसकी रीडिंग लेंगे, ठीक है, और उसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि ये जो सैंपल है, सैंपल शुड बी कंडीशन फॉर 20 मिनट्स, मतलब इसको कंडीशन करेंगे, मतलब उस सैंपल को तैयार करेंगे अपन कितने टाइम के लिए, 20 मिनट्स के लिए, कहां पे, एटमॉस्फेरिक कंसिस्टोमीटर में, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, बिफोर द मेजरमेंट्स, मेजरमेंट करने से पहले अपन 20 मिनट्स पहले उस सैंपल को प्रिपेयर करेंगे एटमॉस्फेरिक कंसिस्टोमीटर में, ठीक है। देन क्या करेंगे, जो भी रीडिंग्स है उनको किस टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लेंगे, प्रेशर का आपका एम्बिएंट कंडीशन, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी उस पे, और जो टेम्परेचर है आपका वो बॉटम होल सर्कुलेटिंग टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब वेल में जब सर्कुलेशन हो रहा हो, मतलब फ्लूइड आपका सर्कुलेट हो रहा हो तब उसका टेम्परेचर क्या है उसके अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे आप रीडिंग नोट करेंगे, ठीक है।
then the measurement should be limited to a maximum speed of 300 rpm। और जो मेजरमेंट्स है वो मैक्सिमम स्पीड अपन कितनी ले सकते हैं, 300 आरपीएम ले सकते हैं, ठीक है। और अदर रीडिंग्स भी अपन को नोट करनी पड़ेगी, और वो कितने आरपीएम होगी, 200, 100, 60, 30, 6 एंड 3 आरपीएम, ठीक है। तो अलग अलग आरपीएम पे अपन विस्कोसिटी मेजर करेंगे और उसकी स्पीड चेंज करेंगे, और विस्कोसिटी में जो चेंजेस आएंगे वो देखेंगे कि अलग अलग आरपीएम के साथ विस्कोसिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, और जो जो प्रॉपर्टीज अपन सीमेंट स्लरी में टेस्ट करते हैं किसी भी लैब में डिजाइन करने के बाद कि ये स्लरी अपन ने डिजाइन किया है तो वो वेलबोर में क्या जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा पर्पस है उसको फुलफिल करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। और एग्जैक्टली जैसे ये सरफेस पे है और हम चाहते हैं कि वेलबोर में एग्जैक्टली वैसे वर्क करे, तो उसी प्रेशर एंड टेम्परेचर की कंडीशन पे अपन उसको पहले टेस्ट करके देखेंगे, देन अपन उसको वेल में सीमेंट स्लरी को डिस्प्लेस करेंगे या सीमेंट स्लरी को यूज करेंगे सीमेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीमेंटिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। अब ये जो सीमेंटिंग प्रोसेस होगा उसके लिए अपन को कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होंगे और कौन कौन से इक्विपमेंट अपन को चाहिए होंगे किसी भी सीमेंटिंग ऑपरेशन को करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट है आपका गाइड शू। गाइड शू क्या होता है, जनरली ये केसिंग को गाइड करता है जब आपका फॉर्मेशन अनइवन हो। फॉर्मेशन अनइवन मतलब फॉर्मेशन में जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये आपका फॉर्मेशन है, ये वेलबोर है आपका, ठीक है। ये आपको केसिंग इसके अंदर रन करना है, केसिंग रन करना है। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा अनइवन है फॉर्मेशन, देन क्या होगा, हो सकता है कि केसिंग पाइप आप ऐसे इन कर रहे हैं और उसी टाइम ये इसके थोड़ा सा बाहर निकले होने की वजह से केसिंग यहाँ पे जाम हो सकती है और अच्छे से रनिंग नहीं होगी, ठीक है। तो उसी ड्यूरेशन में केसिंग को अच्छे से रन हो, इजीली रन हो, उसके लिए गाइड करने के लिए और वहाँ पे वो जैम नहीं क्रिएट करे, इसलिए अपन गाइड शू यूज करेंगे, ठीक है। अब ये गाइड शू है उसके अंदर क्या होता है कि एक वॉल एलिमेंट भी अपन डाल सकते हैं, ठीक है। अगर उसके अंदर वॉल एलिमेंट अपन ने इंट्रोड्यूस किया है तो वॉल एलिमेंट क्या उसको बोलते हैं अपन फ्लोर शू। अगर गाइड शू के अंदर अपन ने एक वॉल डाल दिया है, जैसे सिंपली अगर अपन देखें तो ये आपका सिंपल है गाइड शू है, इसके अंदर कोई भी वॉल एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंपली क्या करेगा, ये केसिंग है और इसको गाइड करने का काम करेगा, ठीक है। और अगर उसके अंदर अपन ने कोई भी वॉल एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया तो उसको फ्लोर शू बोलते हैं, ठीक है। अब ये वॉल एलिमेंट जो हमने इंट्रोड्यूस किया है इसके अंदर, उसका काम क्या होगा कि जो भी सीमेंट आपने डिस्प्लेस करी है, जैसे अपन ने बोला कि आपका केसिंग है, ये आपका वेलबोर है, अपन ने सीमेंट डिस्प्लेस कहां पे करी, ये जो केसिंग एंड वेलबोर के बीच की एनुलस है, ठीक है। ये जो स्पेस है इसको अपन क्या बोलते हैं, एनुलस बोलते हैं, ठीक है। और इस एनुलस में एनुलर स्पेस जो है उसमें अपन सीमेंट फिल करते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है, ताकि केसिंग और ये जो वेलबोर के बीच की स्पेस है वो फिल हो गया है और केसिंग यहाँ पे अच्छे से बंद हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि ये एनुलस में फिल करते हैं, तो ये अपन क्योंकि जैसे ही सीमेंट फिल किया तो ऐसा तो है नहीं कि सीमेंट फिल करते ही वो वहां पे सेट हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और उस टाइम ड्यूरेशन में अपन नहीं चाहते कि सीमेंट वापस से बैक फ्लो करके इस केसिंग के अंदर आ जाए, ठीक है। तो इस सीमेंट के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है ये जो फ्लोर शू है, इसके अंदर जो वॉल एलिमेंट अपन ने क्रिएट किया है वो उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये वॉल एलिमेंट है वो दो टाइप का हो सकता है, जो वॉल के टाइप से एक वॉल टाइप का वॉल हो सकता है और एक आपका फ्लेपर टाइप का हो सकता है, ठीक है। वॉल टाइप में क्या होता है, सिंपली ये जो आपकी वॉल है ये आपका एक सील एलिमेंट की तरह काम करेगी, ठीक है। जब इसको ऊपर से ऐसे करोगे तो ये यहाँ से क्या होगी, ऐसे ओपन हो जाएगी, ठीक है। बट अगर ये सीमेंट यहाँ से इसको फ्लो करने की कोशिश करेगी तो ये इसको बैक फ्लो नहीं होने देगा, ठीक है। या फिर ये हो सकता है फ्लैपर टाइप की एक डिवाइस हो सकती है, वॉल एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के वॉल एलिमेंट आपके हो सकते हैं। अब ये जो फ्लोर शू है आपका उसमें सारे फंक्शंस होते हैं जो गाइड शू के होते हैं, ठीक है। बस इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि जो ये सीमेंट का बैक फ्लो हो रहा था केसिंग में उसको प्रिवेंट करता है, उसको बैक फ्लो नहीं होने देता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज ये है फ्लोर शू का कि इसको डिसएडवांटेज क्या है कि फ्लोर शू की वजह से अपन को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है केसिंग को होल में रन करने के लिए, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लोर पोलर। फ्लोर पोलर क्या होता है, जो
फ्लोट शू अपन ने लगाया उसके एक या दो जॉइंट अबाउट, मतलब वन या टू जॉइंट मीन वन जॉइंट मीन्स एक पाइप होता है, ठीक है, एक केसिंग होती है, ठीक है। तो एक वन या टू जॉइंट्स अबाउट अपन क्या करते हैं, फ्लोट कोलार को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और फ्लोट कोलार क्या करता है, फ्लोट कोलार प्रोवाइड्स द सेम फंक्शंस एज अ फ्लोट शू बाय प्रिवेंटिंग फ्लूइड बैकफ्लो इनटू द केसिंग, ठीक है। ये क्या करता है कि सेम फंक्शन जो फ्लोट शू का था, फ्लोट कोलार का भी सेम फंक्शन होता है कि ये बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक है, सीमेंट के बैकफ्लो को, ठीक है। उसके अलावा मल्टी बैकफ्लो को भी प्रिवेंट करता है जब अपन हॉल में केसिंग को रनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड सीमेंट से लेके बैकफ्लो भी बैकफ्लो है उसको भी प्रिवेंट करता है आफ्टर द सीमेंट डिस्प्लेसमेंट। जब सीमेंट आपकी केसिंग के बिहाइंड चली गई है तो वापस बैकफ्लो होके नहीं आई, उसको भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब जो फ्लोट ये आपका फ्लोट शू एंड फ्लोट कोलार के बीच का डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल अगर अपन ऐसे देखते हैं कि ये आपका केसिंग है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे अगर मैंने फ्लोट शू इंस्टॉल किया है तो इसके वन या टू जॉइंट्स अबाउट मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे फ्लोट कोलार इंस्टॉल कर रही हूँ, ठीक है। तो इनके फ्लोट कोलार से लेकर फ्लोट शू के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं शू ट्रैक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि शू ट्रैक क्या होता है, फ्लोट कोलार एंड फ्लोट शू के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको शू ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये आपका फ्लोट कोलार है उसके अंदर जो बॉल एलिमेंट है वो भी या तो बॉल टाइप हो सकता है या फिर फ्लैपर टाइप का हो सकता है, जैसे फ्लोट शू के अंदर का, ठीक है। अब ये जो फ्लैपर टाइप के बॉल है वो जनरली कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, डिफरेंशियल प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का डिफरेंस है, वो बॉल स्मॉल हो वहाँ पे क्या करते हैं, फ्लैपर टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। और वो बेटर स्ट्रेन प्रोवाइड करता है कंपेयर टू बॉल टाइप बॉल, ठीक है, इसलिए फ्लैपर वाले को यूज करते हैं। ये होता है आपका फ्लोट कलर, इसके अंदर बॉल टाइप बॉल यूज हुआ है, इसके अंदर फ्लोट टाइप का सॉरी इसके अंदर फ्लैपर टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बास्केट्स एंड सेंट्रलाइजर्स, ठीक है। अब बास्केट और सेंट्रलाइजर का क्या यूज है, सेंट्रलाइजर जनरली क्या करते हैं, these are used to centralize the casing within the hole to improve the cementing process। जैसे सेंट्रलाइजर नाम से ही पता चल रहा है वो केसिंग को सेंटर में रखने का काम करता है, ठीक है, उसको सेंटर में मेंटेन करता है जब सीमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। जनरली अपन ने क्या कर रखा है, ये आपका वेलबोल है, ये आपने केसिंग रन किया है, ठीक है। अभी यहाँ से केसिंग हैंगर से हैंग की हुई है केसिंग, ठीक है। अब फिर अपन सीमेंट डिस्प्लेस करते हैं तो वो सीमेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस में ये आपका सेंटर में मेंटेन रहे ताकि जो सीमेंटिंग प्रोसेस है वो एफिशिएंटली हो, मतलब ये सीमेंट केसिंग के अराउंड जो सीमेंट अपन कर रहे हैं वो दोनों साइड में इक्वली प्लेस्ड हो, ठीक है। इसलिए केसिंग क्या हो, सेंटर में मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेंट्रलाइजर का काम होता है कि जो सीमेंटिंग प्रोसेस होती है उस ड्यूरेशन में केसिंग को सेंटर में रखने का या सेंटर में मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। अब ये जो सेंट्रलाइजर है इनका मतलब ये क्या सीमेंटिंग प्रोसेस है उसमें किस चीज में हेल्प करेंगे अपना, ठीक है। इट विल इंप्रूव द डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी, जो आपके सीमेंट के डिस्प्लेस होने की एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करेगा। उसके अलावा इट विल प्रिवेंट द डिफरेंशियल स्टकिंग, जो आपने ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ा है कि डिफरेंशियली पाइप आपका स्टक होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, हाइड्रोस्टैटिक एंड फॉर्मेशन प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो आपका केसिंग है वो डिफरेंशियली स्टक हो गया है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करेगा। उसके अलावा कीप द केसिंग आउट ऑफ द की सीड्स, ठीक है, मतलब जो की सीड फॉर्मेशन है जहाँ पे फॉर्मेशन कहीं पे एकदम से सॉफ्ट है और कहीं पे एकदम से हार्ड फॉर्मेशन है, तो उसमें जो की सीड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उससे भी केसिंग को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सेंट्रलाइजर का वर्क है, सेंट्रलाइजर क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीमेंट प्लग्स। अब ये जो सीमेंट प्लग है उनका जनरली क्या यूज होता है सीमेंटिंग ऑपरेशन में, ठीक है, वो अपन प्रोसीजर में देखेंगे कौन से प्लग कैसे यूज करेंगे या सीमेंट प्लग कैसे यूज होंगे, ठीक है। सीमेंट प्लग होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, एक बॉटम प्लग होता है जिसको आप बोलते हैं वाइपर प्लग, ठीक है, और ये इनसाइड होलो होता है, अभी देखेंगे ये कैसा विजिबल होता है, ठीक है। और जो दूसरा प्लग है उसको बोलते हैं अपन टॉप प्लग, और टॉप प्लग को अपन दूसरा नाम है वो आपका होता है शट ऑफ प्लग, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि इसको वाइपर प्लग क्यों बोलते हैं बॉटम वाले को और
टॉप वाले को शट ऑफ प्लग भी बोलते हैं, ठीक है। वो आप अपन जो प्राइमरी सीमेंटिंग का प्रोसीजर देखेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी अपन देखते हैं कि ये जो सीमेंट प्लग है उनके मेन फंक्शंस क्या है, उनको क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है सीमेंट प्लग सेपरेट द मड फ्रॉम द सीमेंट। ये क्या करते हैं कि अपन जब सीमेंट डिस्प्लेस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपन पहले मड को सर्कुलेट करते हैं, देन उसके अंदर सीमेंट, उसके बाद अपन सीमेंट को डिस्प्लेस करते हैं। तो उस मड और सीमेंट को क्या करते हैं, सेपरेट रखते हैं, उन दोनों को मिक्स नहीं होने देते हैं, ठीक है। अगर सीमेंट के अंदर मड मिक्स हुई मतलब सीमेंट कंटामिनेटेड हो गई है, ठीक है। और कंटामिनेटेड होने की वजह से जो एक्चुअल में उसकी एफिशिएंसी है और जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और उसकी वजह से जो सीमेंट का एक्चुअल वर्क है और जो उसका सेट होने का प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई ये क्या करता है, उसको सेपरेट रखने का काम करता है। उसके अलावा जो बॉटम प्लग है वो क्या करता है, वाइप द केसिंग फ्रॉम द मड before the cement is pumped and then wipe the casing from the cement film after the complete volume of cement is pumped। ये क्या करता है, इसको वाइपर प्लग अपन तुम्हें बोलते हैं। जनरली क्या होता है, अपन आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर नॉर्मली देख लो कि ये अपन जो भी सीमेंटिंग प्रोसीजर होगा तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, पहले केसिंग में एक बार अपन ने मड डाला, ठीक है। ये मड को सर्कुलेट किया, ठीक है। फिर इसको मड को क्या होगा, वाइप करना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सीमेंट प्लग डालेंगे, वो इसको वाइप आउट करता जाएगा। उसके पीछे यहाँ पे क्या है, सीमेंट, ठीक है। और फिर ये जब सीमेंट और उसके बाद सीमेंट, और जो सीमेंट अगर डिस्प्लेस होगी तो क्या होगा, उसके अंदर उसकी पतली सी फिल्म बनेगी केसिंग के अंदर, उसको भी अपन को वाइप आउट करना होगा। तो उसके अंदर जो अपन टॉप प्लग है उसको रिलीज करेंगे तो वो उसको वाइप आउट करेंगे। तो बेसिकली केसिंग को इनसाइड से क्लीन करने का काम कर रहा है ये दोनों प्लग, ठीक है। और उसके अलावा क्या करेगा, प्रिवेंट द ओवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सीमेंट। सीमेंट का जो ओवर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब सीमेंट जितने अमाउंट में डिस्प्लेस होनी चाहिए और जिस अमाउंट में डिस्प्लेस होनी चाहिए उस उतने ही डिस्प्लेस होगी, ओवर नहीं होगा वो चीज, ठीक है। उसके अलावा इट आल्सो गिव्स द सरफेस इंडिकेशन दैट सीमेंट प्लेसमेंट इज कंप्लीटेड। मतलब ये सरफेस पे अपन को इंडिकेट करेंगे कि जो आपका सीमेंटिंग प्रोसीजर है डिस्प्लेस करने का केसिंग के बिहाइंड में, अपन को कैसे पता चलेगा कि अपना जो सीमेंट है वो केसिंग के बिहाइंड में डिस्प्लेस हो चुका है, ठीक है। तो उसका क्या करेगा, सरफेस पे इंडिकेशन देगा, बताएगा कि सीमेंट का जो प्रोसीजर है डिस्प्लेसमेंट का वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करेगा, इट आल्सो अलाउ द केसिंग टू बी प्रेशर टेस्टेड। मतलब ये अलाउ करता है कि केसिंग का जो प्रेशर टेस्ट है वो भी हो जाता है जब सीमेंटिंग प्रोसीजर करते हैं तब, ठीक है। इनफैक्ट ये जो सीमेंट प्लग है वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं, एक फिजिकल सेपरेशन प्रोवाइड करते हैं मड के बीच में और सीमेंट के बीच में, ठीक है। एक फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो बेड अगर कहीं पे सीमेंटिंग अपनी अच्छी नहीं हुई है वो किसकी वजह से होती है कि सीमेंट आपका कंटामिनेट हो गया है, मतलब वो मड के साथ कुछ मड का पार्ट उसके अंदर मिक्स हुआ है, ठीक है। दैट्स व्हाई वो सीमेंट जो है वो कंटामिनेटेड होने की वजह से हुआ, ठीक है। अब जो आपके वाइपर प्लग जो प्लग है वो आपका देखते हैं कैसा होता है, ये आपका टॉप प्लग होगा, ठीक है, जिसको आप शट ऑफ प्लग बोलते हैं। और ये क्या होगा, पूरा सॉलिड होगा, ठीक है। ये आपका बॉटम प्लग होगा, ये क्या होगा, होलो होगा इनसाइड से, जिसको अपन वाइपर प्लग भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगर नॉर्मल में देखेंगे, ये तो इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है कि क्रॉस सेक्शन में कैसा होगा, ठीक है। अगर नॉर्मली देखें तो ये आपका टॉप प्लग ऐसा विजिबल होगा, ठीक है। और बॉटम प्लग आपका इनसाइड होलो होगा, मतलब इसके अंदर से सीमेंट फिल होके जा सकती है, ठीक है। तो ये है आपका सीमेंट प्लग। नेक्स्ट है आपका मल्टी स्टेज कोलार। अब मल्टी स्टेज कोलार है वो जनरली कहां पे यूज करते हैं, जहां पे अपन टू स्टेज सीमेंटिंग करते हैं, ठीक है। सिंगल स्टेज सीमेंटिंग नहीं करते। अब हम देखेंगे सिंगल स्टेज सीमेंटिंग क्या होती है और टू स्टेज सीमेंटिंग क्या होती है, ठीक है। तो जो मल्टी स्टेज कोलार होता है वो जनरली टू स्टेज सीमेंटिंग या मल्टी स्टेज सीमेंटिंग के लिए यूज होता है। अब मल्टी स्टेज सीमेंटिंग या टू स्टेज सीमेंटिंग अपन करते हैं जनरली क्या होता है कि बहुत सारे फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि उनका फ्रैक्चर ग्रेडियंट कम होता है, और फ्रैक्चर ग्रेडियंट कम होता है, फ्रैक्चर ग्रेडियंट
मतलब उस प्रेशर पे वो फॉर्मेशन आपका फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सीमेंटिंग कर रहे हैं अपन, तो ये आपका केसिंग है, ये आपका ब्लैकबोर्ड है, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जांपल मान लिया कि ये आपका 1000 फीट का पूरा लेंथ है, ठीक है। अगर फिर मैंने देखा कि अगर 1000 फीट में इतनी डेंसिटी की बॉन्ड के कॉलम को मैं अगर यहाँ पे फिल करती हूँ, तब उसका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है सीमेंट का वो बहुत ज्यादा है उस कॉलम का, ठीक है। अगर इतने ज्यादा प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये फॉर्मेशन आपका फ्रैक्चर हो सकता है और ये सीमेंट सारी फॉर्मेशन में जा सकती है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि ये फॉर्मेशन आपका फ्रैक्चर नहीं हो, जहाँ पे वीक या फ्रैक्चर्ड फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि इसको पूरे 1000 फीट को एक साथ मिल करके अपन क्या करते हैं, इसको जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने 500 फीट को पहले सीमेंट कर लिया है, फिर दूसरे 500 फीट को वापस सीमेंट कर लिया, ठीक है। तो ये 500 फीट जो मैं फिल करूंगी पहले, उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, ठीक है। और ये जो 500 दूसरा है उसको बोलती हूँ सेकंड स्टेज, ठीक है। तो इस टाइप के अगर कॉलम एक सिंगल है, मतलब केसिंग एक ही है, 1000 फीट लेंथ की है, बट उसको मैं दो पार्ट्स में सीमेंट फिल कर रही हूँ, ना कि एक साथ पूरी 1000 फीट को फिल कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस टाइप का जब सीमेंटिंग मुझे करना होता है फुल स्टेज सीमेंटिंग, तब अपन यूज करते हैं मल्टी स्टेज कोलार, ठीक है। अब मल्टी स्टेज कोलार जनरली एक टूल होता है जो स्मॉल सेक्शन होता है, किसका, केसिंग का ही पार्ट होता है, केसिंग का ही स्मॉल सेक्शन होता है, और उसकी जो स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर्टीज होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है जो केसिंग की होती है, ठीक है। उसके अलावा एक जो टूल होता है, इट हैज टू इंटरनल स्लीव, इसके अंदर दो इंटरनल स्लीव होती है, ठीक है, और ओपनिंग होती है which are covered by the lower sleeve, ठीक है। जो ओपनिंग है वो कवर्ड रहती है किससे, लोअर स्लीव से, ठीक है। अब जो लोअर स्लीव है उसको ओपन करने के लिए, यानी कि उस टूल को ओपन करने के लिए कि उसके अंदर से अपन सीमेंट फिल कर सके, तो उसको ओपन कर कैसे करते हैं, ओपन बाय ड्रॉपिंग ए बॉम्ब व्हिच push the sleeve down and uncover the hole, ठीक है। ये जनरली क्या होता है, ये एक मिनट अपन देख लेते हैं डायग्राम में, ठीक है। ये आपका होता है मल्टी स्टेज कोलार। अब मल्टी स्टेज कोलार में अपन ने बोला कि ये क्या होता है, जनरली केसिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका केसिंग का ही एक पोर्शन है, उसी के अंदर अटैच है, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि यहाँ पे अपन ने बोला इसके अंदर दो ओपनिंग होती है, दो इनर स्लीव होती है, उसके अंदर दो ओपनिंग होती है, ठीक है। और वो ओपनिंग दोनों कवर किससे रहती है, लोअर स्लीव से। और अगर अपन को लोअर स्लीव को हटाना है, मतलब उसको ओपन करना है, देन अपन को क्या करना पड़ेगा, ये आपका एक ओपनिंग बॉब है, ठीक है। उसको आप इसके अंदर क्या करेंगे, ये जैसे ओपनिंग बॉब को अपन ने क्या कर रखा है, ये हल्का सा पोर्शन आपको इतना सा दिख रहा होगा, ये आपका ओपनिंग बॉब है, इसको आपने यहाँ पे डाला। अब अपन ने क्या किया, ये जो ओपनिंग बॉब है उसको यहाँ पे डिस्प्लेस किया हुआ है। अब अगर ये मल्टी स्टेज कोलार अगर ओपन पोजीशन में देखेंगे तब कैसा होगा कि फर्स्ट आपका जो ए पार्ट है, ये वाली जो स्लीव है वो क्या है, क्लोजिंग स्लीव है, क्लोज करने वाली, ठीक है। फिर ये जो बी वाला पार्ट है इतना सा, ये वाला, ये क्या है आपका फ्लूइड को इनलेट होने के लिए पोर्ट है, मतलब एक वॉल है, एक हॉल है छोटा सा, उसके अंदर से वॉल है जो बंद होता है, ओपन होता है, ठीक है। उसके अंदर से आपकी सीमेंट ऐसे इनसाइड जाती है, ठीक है। फिर ये जो पिंस है दो, ठीक है, ये क्या करती है, एकदम पिन को अपन ऐसे बाहर निकालते हैं, ठीक है, जिससे ये ओपन हो जाती है और ये ओपनिंग बॉब यहाँ से रिलीज हो जाता है, और रिलीज होता है और ये क्या होता है, फ्री फॉल होता है ऐसे। और इसके पीछे यहाँ पे जो फ्लूइड वाला कॉलम वॉलम हुआ है, जैसे यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से सीमेंट फिल हुई और ये फ्री फॉल होकर नीचे जाएगा और ये ओपन हो गया, तो यहाँ पे सीमेंट भी इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि ऊपर से जैसे सीमेंट का 500 फीट का कॉलम है ना, जैसे मैंने बोला कि 500 फीट मुझे इनलेट करना है सीमेंट का, तो 500 फीट के कॉलम जितनी सीमेंट यहाँ पे इनलेट हो गई, तो मैं इसको क्या करूंगी, क्लोज करूंगी वापस, ठीक है। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे अपन, एक क्लोजिंग प्लग होता है, ठीक है। जैसे ओपनिंग बॉब या ओपनिंग प्लग था, वैसे क्लोजिंग प्लग भी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं अपन कि जो आपका ये क्लोजिंग प्लग यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, इसको अपन यहाँ से रिलीज करेंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे, ये जो डबल सी थी या फ्लूइड के पोर्ट थे उनको वापस क्लोज करेंगे ताकि सीमेंट और इनलेट ना करे, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्लोजिंग को लाएंगे, तो ये क्लोज वाला यहाँ पे आके इसको बंद कर देगा फ्लूइड पोर्ट को,
ठीक है। और ये यहाँ पे जो लॉक वाली रिंग थी जो इसको लॉक करने की ताकि ये ओपन नहीं हो, ठीक है। तो ये था आपका मल्टी स्टेज सोलर और उसके फंक्शंस और वो वर्क कैसे करता है ये अपन देखेंगे मल्टी स्टेज सीमेंटिंग में, जब मल्टी स्टेज सोलर यूज होगा वहां पे, ठीक है। तो ये थे आपके कि सीमेंटिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को आप लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।